बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन नंबर 7। आज हम बता रहे हैं मौन वाचन। मौन वाचन का महत्व। लिखित सामग्री को ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओठ नहीं हिलता। जड़ महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सैसुर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का अपना व्यक्तित्व के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। सैसुर वाचन में बोलने के कारण थकान शीघ्र आती है। इस प्रकार मौन वाचन में श्रम की बचत होती है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रे और रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सैसुर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, जबकि सैसुर वाचन अधिकतर शालेय जीवन तक ही सीमित होता है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। यह क्रिया सदा से उद्देश्य होती है। सैसुर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्राय मौन रूप में होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सैसुर वाचन जितना लाभकारी है, उच्च शिक्षाओं में उससे कहीं लाभप्रद मौन वाचन है। हम शीघ्रतापूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वचन से ही कर सकते हैं। इसमें श्रम कम करना पड़ता है। भावों की गहरी पैठ के लिए गहन मनन एवं अध्ययन के लिए इसी का सहारा लेना पड़ता है। मौन वाचन में ओठों से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, केवल मस्तिष्क और नेत्र द्वारा ही संपूर्ण क्रिया हो जानी चाहिए। कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पठन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों पर उंगलियां तो नहीं फेर रहे हैं। मौन वाचन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सैसुर तथा मौन वाचन के बीच के स्तर में बालक गुनगुनाकर मौन वाचन करते हैं। इस आदत को अब छुड़ाने की आवश्यकता है। इससे एक दो अन्य छात्रों के पढ़ने में बाधा होती है और दूसरे पढ़ने की गति संवेग नहीं हो पाती है। सैसुर वाचन के पहले भी मौन वाचन आवश्यक है, अतः पाठ्य पुस्तक और दुग्ध पाठ की पुस्तकों को मौन रूप से पढ़ना आवश्यक है। मौन वाचन के संचालन में शिक्षक को अग्निलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में प्राय 1-2 अनुच्छेद मौन वाचन के लिए दिए जाते हैं। इसके पहले बालकों के सामने कोई न कोई प्रश्न अथवा समस्या रख देनी चाहिए, जिसका उत्तर उन्हें पढ़कर मालूम करना पड़े। यह प्रश्न सरल और सामान्य ही होना चाहिए। यदि कोई ऐसी कठिन बात उस पाठ्यांश में आ गई हो तो उसका सवाल समझने में बाधा पहुंचाती हो और बालकों की समझ से बाहर हो तो उसे शिक्षक पहले ही बता देना चाहिए। यदि पुस्तक उपयुक्त है तो ऐसे अवसर कम आएंगे। नंबर 2, जब बालक पढ़ना प्रारंभ कर दें तो शिक्षक का निरीक्षण कार्य भी प्रारंभ हो जाना चाहिए। उस समय उसे स्वयं कदापि न पढ़ना चाहिए। शिक्षक की पुस्तक तो उस समय के लिए बालक ही है। इस अध्ययन से उसे यह पता लग जाना चाहिए कि किन बालकों ने अब तक पढ़ना प्रारंभ नहीं किया और क्यों नहीं किया, कौन बालक मनोयोग और यथासंभव शीघ्रता के साथ पढ़ रहे हैं तथा कौन पिछड़े हुए हैं। यही वह समय है जब शिक्षक पढ़ने के विषय में अपने बालकों की योग्यता और अक्षमता का बहुत कुछ पता लगा सकता है और अभिष्ट उपचार कर सकता है। अब बालक इस स्तर पर आ पहुंचे हैं। नंबर 3, मौन वाचन में उन्हें गुनगुनाना नहीं चाहिए और न उंगली अथवा पेंसिल को साथ चलाना चाहिए। जो बालक इस प्रकार का काम करते पाए जाए उनकी आदत छुड़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और यदि बालक पिछड़े हुए हैं तो पिछले पृष्ठों में दिए हुए उपचार से भी उचित उपचार का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, पढ़ने के उपरांत कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए
जिनसे ये पता लग जाए कि बालक कहाँ तक समझ गए हैं। नंबर 5, द्रुत पाठ के लिए कुछ पुस्तकें पाठ्यक्रम में स्वीकृत रहती हैं। इनको विद्यालय में अथवा घर पर जैसी सुविधा हो पढ़वाना चाहिए, परंतु मौन वाचन का काम विद्यालय में होने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षक बालकों की योग्यता का पता लगा सके और उचित शिक्षा भी दे सके। साथ ही यह भी सत्य है कि पढ़ने का सारा काम विद्यालय में ही नहीं हो सकता है। नंबर 6, पढ़ने का काम देने के पूर्व कभी कभी मौखिक कार्य आवश्यक है। इसमें किसी घटना अथवा चित्र के ऊपर ऐसी बात की जा सकती है जिससे जिज्ञासा जागृत हो जाए और साथ ही यदि कोई बड़ी बाधा हो तो वह दूर हो जाए। नंबर 7, वाचन के क्षेत्र में बालकों की उन्नति जानने के लिए समय समय पर परीक्षा होना बड़ा आवश्यक है। इस परीक्षा में समझने, शब्द भंडार, गति, उच्चारण आदि पढ़ने के उन सभी तत्वों को समावेश हो जाना चाहिए जिनका वर्णन पहले हो चुका है। प्रश्नों के उत्तर देना, कहानी सुनाना, कहानी के संकेत मात्र लिख देना, अनुच्छेदों के शीर्षक देना, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना, सत्य निर्देश, रिक्त स्थान पूर्ति आदि इसकी कुछ विधियां हैं। पिछड़े हुए बालकों को विशेष रूप से सरल सामग्री देकर कभी कभी पढ़ने के पश्चात परीक्षा लेना भी अच्छा होता है। नंबर 8, विद्यालय के पुस्तकालय का प्रयोग करना बालकों को सिखाना चाहिए। सप्ताह में 1 घंटा पढ़ी हुई तथा पढ़ने योग्य पुस्तकों की चर्चा करने के लिए रखना उपयोगी होता है। विद्यार्थियों को यह सुविधा होनी चाहिए कि वे विद्यालय के पुस्तकालय से कम सप्ताह में 1 बार पुस्तक अवश्य ले सकें। कभी कभी इस बात की भी शिक्षा देने की भी आवश्यकता है कि पुस्तकालय का उपयोग कैसे किया जाए। इसके साथ साथ इस बात की शिक्षा देने की भी आवश्यकता है कि पुस्तकालय का उपयोग कैसे किया जाए। इसके साथ साथ शिक्षकों को यह भी चाहिए कि अपनी कक्षा के लिए उपयुक्त 30-40 पुस्तकें अपने पास रख लें और प्रति 8वें अथवा 15वें दिन विद्यार्थियों में हस्तांतरित करते रहें। इन पुस्तकों के संबंध में सामूहिक चर्चा न हो सकेगी क्योंकि सबकी पुस्तकें अलग अलग होंगी। आवश्यकता अनुसार बालकों से अलग अलग बात की जा सकती है। ये पुस्तकें सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। कहानी, रोचक यात्राएं, छोटे उपन्यास, नाटक इत्यादि विशेष रूप से उपयुक्त होंगे। छपाई का भी ध्यान रखकर पुस्तकें छापनी चाहिए। नंबर 9, अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों की सूची बनाना और पठित सामग्री का लेखा रखना भी बालकों को प्रोत्साहन देता है। पढ़ने की गति में तीव्रता लाने के लिए समय निश्चित कर देना आवश्यक होता है। एक बार पढ़ी हुई सामग्री दोबारा पढ़ने से आँख की गति में ले आ जाती है। नंबर 10, कोश का उपयोग 6ठी कक्षा से ही बालकों को सिखाना चाहिए और 8वीं कक्षा तक कोश देखना सरल और सहज हो जाना चाहिए। भाषा सीखने में कोश का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि किंचित भी संदेह होने पर बिना कोश देखे बालकों से रहा न जाए। कोश एक बार देखने से ही एक शब्द के एकाधिक अर्थ अथवा एकाधिक शब्द अनायाम बालकों के हाथ लग जाते हैं। आज ही हमने बताया मौन वाचन के बारे में और मौन वाचन के उद्देश्य वो हम कल बताएंगे, यानी नई वीडियो बताएंगे और इसके लिए आपको नई वीडियो को एंजॉय करना है और अपना ध्यान रखना है। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। धन्यवाद।